नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम बी पार्ट 3 के इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित आज के हमारे टॉपिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली स्लाइड में मैंने विश्व का मानचित्र इंसर्ट किया है। इसमें अमेरिका का मानचित्र स्पष्ट रूप में आप देख सकते हैं कि अमेरिका की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। प्रशांत महासागर में हम इसको बढ़ा करके भी स्लाइड को देख सकते हैं किस प्रकार अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर इसे दोनों ओर से घिरे हुए हैं और यूरोप से इसकी दूरी का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। इस भौगोलिक स्थिति को जान करके हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। इससे पहले अमेरिका से शेष दुनिया जो है अनजान थी, परिचित नहीं थी। बाद में एक इटालियन नाविक अमेरिगो वेस्पुची के सम्मान में इस नए खोजे गए देश का नाम अमेरिका रखा गया। अमेरिका में यूरोप के लोग वाणिज्यवादी सिद्धांत के तहत अधिक से अधिक सोने चांदी और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए व्यापार करने लगे। इन यूरोपीय देशों में इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस इत्यादि देश थे जिन्होंने अमेरिका में व्यापार करने में रुचि दिखाई। मगर 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आते आते अन्य देशों के मुकाबले यहाँ इंग्लैंड की स्थिति ज़्यादा मजबूत हो गई। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन एवं प्लीमथ कंपनियों को अमेरिका में उपनिवेश बसाने एवं व्यापार करने की अनुमति दी। जिस प्रकार भारत में और एशिया महाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, उसी प्रकार अमेरिका में लंदन एवं प्लीमथ कंपनियां थी। लंदन कंपनी द्वारा अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती 1607 ईस्वी में क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों की यह बस्ती वर्जीनिया में जेम्स नदी के किनारे स्थापित की गई, जिसे इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के नाम पर जेम्स टाउन नाम दिया गया। जीके का सवाल भी हो गया और अपने परीक्षा के लिए भी सवाल हो गया कि अमेरिका में अंग्रेज़ों ने सबसे पहली बस्ती कौन सी बसाई, तो वो बस्ती थी जेम्स टाउन, जो 1606 ईस्वी में बसाई गई। इसके बाद धीरे धीरे 1775 ईस्वी तक अमेरिका में अन्य 13 अंग्रेज बस्तियां स्थापित हुई, जिसे हम अंग्रेजी उपनिवेश भी कह सकते हैं। 1776 से 1783 ईस्वी के मध्य अमेरिका में बसी हुई इन 13 अंग्रेज बस्तियों ने इंग्लैंड की अधीनता से मुक्त होने के लिए इंग्लैंड से जो संघर्ष किया वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका में अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई ये 13 बस्तियां कौन सी थी। इन 13 बस्तियों के नाम थे न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। ये 13 अंग्रेज बस्तियां अंग्रेज़ों ने अमेरिका में बसाई थी। इन बस्तियों में रहने वाले 90% लोग भी अंग्रेज़ थे और शेष
10% आबादी में डच, जर्मन, फ्रांसीसी और पुर्तगाली इत्यादि देशों के लोग थे। अब हम उन कारणों की तह में जाना चाहेंगे जिनके कारण इन 13 अंग्रेजी उपनिवेशों ने अपने मातृ देश इंग्लैंड के प्रति विद्रोह किया या उससे स्वाधीन होने के लिए इंग्लैंड से संघर्ष किया। इन 13 बस्तियों में रहने वाले अधिकांश लोग अंग्रेज थे, फिर भी उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध क्यों संघर्ष किया, इसी को हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के तहत देखेंगे। जबकि इन बस्तियों के अधिकांश लोगों को इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी, फिर भी वो अपने मातृ देश और उस युग के शक्तिशाली देश इंग्लैंड के विरुद्ध एकजुट हुए और अपने आप को इंग्लैंड की अधीनता से आज़ाद कर लिया। इन कारणों में सबसे पहला जो कारण हमारे सामने आता है वह है अभिवृत्ति तथा सिद्धांतों का संघर्ष। अमेरिकी उपनिवेशों ने 18वीं शताब्दी के मध्य तक पर्याप्त विकास कर लिया था और वो और अधिक विकास करने की आकांक्षा भी रखते थे। उपनिवेशवासी अब इंग्लैंड से एक प्रकार से स्वाधीनता चाहते थे, यद्यपि उनमें से किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इंग्लैंड से अपना संबंध पूर्ण रूप से विच्छेद कर दे, मगर वह अब अपने व्यापारिक और आंतरिक मामलों में इंग्लैंड का किसी प्रकार से हस्तक्षेप सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। उपनिवेशवासी इस बात को भी सहन नहीं कर पा रहे थे कि इंग्लैंड कि उन्हें केवल लाभ का साधन ही बनाए, वे भी इंग्लैंड के समान समानता और स्वायत्त शासन के आकांक्षी थे। दूसरी ओर इंग्लैंड ये मानता था कि वह इन उपनिवेशों को सुरक्षा देता था, अतः उनकी सुरक्षा पर होने वाला कुछ खर्च भी इन उपनिवेशों को उठाना चाहिए। इंग्लैंड का ये भी विचार था कि फ्रांस के साथ उसका जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य, इस दौरान उपनिवेशों ने व्यापार नियमों का उल्लंघन किया और शत्रु देश के साथ यानी फ्रांस के साथ व्यापार करके काफ़ी मुनाफा भी उन उपनिवेशवासियों ने कमाया। दूसरी तरफ उपनिवेशवासी मानते थे कि इंग्लैंड ने फ्रांस से जो युद्ध किया वो उपनिवेशों की रक्षा के लिए नहीं किया, वरन अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए, उनकी रक्षा के लिए युद्ध किया। उपनिवेशवासी भी चाहते थे कि जिस प्रकार इंग्लैंड के लोगों को अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है, उसी प्रकार उन्हें भी अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार है। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई, अतः इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर नए नए कर लगाए, जिसने एक प्रकार से संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड की इस कर लगाने की प्रवृत्ति का विरोध किया। दूसरा जो कारण है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, वो है प्रारंभ में इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों में नाम मात्र का हस्तक्षेप किया। उपनिवेश परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे, इंग्लैंड का उसमें कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के मध्य सत्ता के या शक्ति प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष चला, इस कारण भी इंग्लैंड के लोगों को इंग्लैंड के शासन को उपनिवेशों के संबंध में ज़्यादा विचार करने का समय नहीं मिला। अब उपनिवेश इतने विकसित हो गए थे कि इंग्लैंड उन पर अंकुश लगाना चाहता था, मगर उपनिवेश जो है उस अंकुश को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे।
इंग्लैंड के लिए उपनिवेशों का महत्व केवल ये था कि वे वहाँ से कच्चा माल, जिसमें तंबाकू, चीनी, लकड़ी, चावल, मछली आदि थे, वो उसे मिल जाए। बाकी उपनिवेशों के प्रशासन में भी इंग्लैंड ने कोई विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की। तो ये नाम मात्र का हस्तक्षेप जब प्रारंभ में था, और बाद में जब इंग्लैंड ने अपना अंकुश बढ़ाना चाहा तो उपनिवेशवासी लोगों ने इसे सहन नहीं किया और वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए या इंग्लैंड के विरुद्ध हो गए। उपनिवेशों में अपने मातृ देश इंग्लैंड के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रेम भी नहीं था, क्योंकि उपनिवेश में रहने वाले अधिकांश लोग इंग्लैंड में होने वाले धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर के यहाँ अमेरिका में आकर बस गए थे। इसके अलावा उन्हें इंग्लैंड के चर्च और सरकार से भी कोई विशेष लगाव नहीं था, क्योंकि उपनिवेशों में अंग्रेज़ों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के लोग भी रहते थे। दूसरी ओर इंग्लैंड ने अपने देश के अपराधियों को दंड देने के तौर पर भी उन्हें अमेरिकी उपनिवेशों में बसाया था। अतः ऐसे लोग जो निर्वासित कर दिए गए थे अपने मातृ देश से, उनकी संतानों को अपने मातृ देश से प्रेम की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। उपनिवेशों के अधिकांश जो लोग थे वो प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग एंग्लिकन चर्च के अनुयायी थे। अतः धार्मिक भिन्नता के कारण भी इनमें प्रेम का भाव था। ट्रेवलियन लिखते हैं कि जहाँ अंग्रेजी समाज पुराना था और उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, वहाँ अमेरिकन लोग अभी नए नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर एक नया जीवन अपनाया था और वह अमेरिकी बन गए थे। अतः अब वह इंग्लैंड के प्रति किसी भी प्रकार का कोई लगाव उनमें शेष नहीं बचा था। समय के साथ साथ उपनिवेशों में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। शिक्षा, पत्रकारिता एवं विचारकों ने उपनिवेशवासियों में जागृति उत्पन्न की। पेंसिल्वेनिया में एक धार्मिक समुदाय था जिसे क्वेकर समुदाय के नाम से जाना जाता था। उसने चर्च की देखरेख में अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। 1636 में मैसाचुसेट्स में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई। 1693 ईस्वी में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से एक विचार केंद्र की स्थापना की। 1704 में बोस्टन से बोस्टन न्यूज़ लेटर नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। थॉमस पेन ने 1775 ईस्वी में अपनी पुस्तक कॉमन सेंस प्रकाशित की, जिसमें लिखा कि यह मानना कि यह महाद्वीप लंबे समय तक किसी विदेशी शक्ति के अधीन रहेगा किसी प्रकार से भी उचित नहीं लगता। कॉमन सेंस का जो नाम है ये किसकी रचना है? थॉमस पेन की। इसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को काफ़ी प्रभावित किया और कंपटीशन एग्जाम में इस पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है। 1776 में थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया और उस समाचार पत्र में वह लिखता था कि स्वतंत्र उपनिवेश अच्छा प्रशासन देंगे और अंग्रेज़ों को उन पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प अधिनियम का विरोध करते उसने कहा था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। ये भी कोटेशन के रूप में पूछा जाता है कि ये किसका कोटेशन था, कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। ये पैट्रिक हेनरी का कोटेशन था। जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स इत्यादि जो अंग्रेजी विचारक थे, इन्होंने भी अंग्रेजी कानूनों और इंग्लैंड के प्रति उपनिवेशों में जागृति उत्पन्न की। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था थी, उसमें भी कुछ दोष विद्यमान थे। जैसे उपनिवेशों की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे, गवर्नर की कार्यकारिणी और असेंबली। इसमें त्रुटि ये थी कि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी की नियुक्ति तो इंग्लैंड का सम्राट करता था, मगर असेंबली उपनिवेशों की जनता द्वारा चुनी जाती थी और असेंबली जो है कानून निर्माण और कर लगाने का महत्वपूर्ण
कार्य करती थी। ऐसी स्थिति में गवर्नर के लिए जनता के प्रतिनिधि जो कि उपनिवेशवासी होते थे उनका विरोध करना एक प्रकार का कठिन मामला था। असेंबली चाहती थी कि कार्यकारिणी पर उसका नियंत्रण हो और इसे लेकर अधिकारों की बात को लेकर गवर्नर एवं असेंबली में कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। असेंबली गवर्नर और जजों के वेतन भत्तों की मांग को कई बार उसके लिए धनराशि स्वीकृत नहीं करती थी या उन्हें स्वीकार कर देती थी। इससे गवर्नरों को बड़ा बुरा लगता था, उनका सम्मान को ठेस पहुंचती थी, जिससे अंग्रेज सरकार भी नाराज़ होती थी। इस प्रकार शासक और शासित दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट थे इस दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में, आर्थिक कारण। इंग्लैंड उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने के लिए रोज़ नए नए हथकंडे अपनाता था। वह उपनिवेशों के व्यापार संबंधी मामलों के संबंध में ऐसे कानून पास करता था जिससे इंग्लैंड को लाभ पहुंचता था। इंग्लैंड ने 1651 में एक नो संचालन कानून पास किया, जिसके अनुसार उपनिवेशवासी जो है अपने व्यापार के लिए केवल इंग्लैंड, आयरलैंड या स्वयं अपने ही जहाज़ों को प्रयोग में ले सकते थे। दूसरी ओर ऐसा कच्चा माल जिसकी इंग्लैंड को आवश्यकता होती थी वह बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए वह अन्य देशों को नहीं बेच सकते थे। इससे इंग्लैंड को तो लाभ होता था मगर उपनिवेशवासियों को हानि होती थी। व्यापार अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, कच्चा चमड़ा और नौसैनिक सामान का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही कर सकने का नियम बना दिया था, जबकि दूसरे देश इन वस्तुओं के अधिक दाम चुकाने के लिए तैयार रहते थे, मगर उपनिवेशों के व्यापारी इन्हें दूसरे देशों को नहीं बेच सकते थे, उन्हें कम दाम पर अंग्रेजों को ही बेचना पड़ता था। 1689 के औद्योगिक अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका से ऊनी माल के निर्यात को बंद कर दिया था और 1732 ईस्वी में तैयार और अर्धतैयार टोपों के निर्यात की भी मनाही कर दी थी। 1750 में उपनिवेशों की लोहे के कारखाने स्थापित करने की मनाही कर दी थी। उपनिवेशों में नए तो वे लोहे की छड़ें बना सकते थे और नए कच्चा लोहा ही वो बना सकते थे। इस प्रकार के कानून उपनिवेशवासियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इन कानूनों का उतना विरोध नहीं किया। जब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में इन व्यापारिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाने लगा तो उपनिवेशों ने इनका काफ़ी विरोध किया। अगले वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अन्य कारणों और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।